आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। रात के 8 बज चुके हैं और आज खबर कट टू कट में आपको दिखाएंगे सचिन वाजे पर सनसनीखेज खुलासा। बताएंगे वो कौन थी मिस्ट्री वुमन जो वाजे की ब्लैक मनी को करती थी वाइट। और इसके अलावा कट टू कट के दूसरे स्पेशल में बात होगी अंडरवर्ल्ड के बाबा के बारे में जो पूरी कॉन्स्पिरेसी के लिए वाजे के लिए काम कर रहा था। और मंदिर में कहां हुआ महापाप, रहीम और तौफीक और नवाज ने क्या किया और अदृश्य कोरोना का खतरा क्यों मंडरा रहा है राजस्थान में, और दरगाह पर पाकिस्तान में क्यों मच गया दंगल। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस में आई नए ट्विस्ट की। एंटीलिया के बाहर जिलेटिन प्लांट करने के आरोपी सचिन वाजे के केस में एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री होती है। नाम है मीना जॉर्ज। मीना जॉर्ज अब एनआईए की गिरफ्त में है। न्यूज नेशन को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीना जॉर्ज ही वाजे की ब्लैक मनी को वाइट करती थी, काले धन को ठिकाने लगाती थी। आखिर कौन है वाजे की मिस्ट्री गर्ल और क्या है इसका सिंडिकेट? सबसे पहले 401 नंबर का घर और 420 वाला काम। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस में मिस्ट्री वुमेन की एंट्री। क्या है वाजे केस में गर्लफ्रेंड का रोल? ये वो सवाल हैं जो उठे हैं इस तस्वीर की वजह से। गाड़ी के अंदर बैठी इस महिला का नाम मीरा जॉर्ज है जो मुंबई में रहती है। शुक्रवार को एनआईए ने बताया कि मीरा जॉर्ज एंटालिया केस में आरोपी सचिन वाजे की करीबी है। इसी के चलते मीरा जॉर्ज को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हम खड़े हैं मीना जॉर्ज के फ्लैट के सामने, घर के सामने, जो मुंबई से सटे मीरा रोड के 7-11 नामक इमारत है। उसके चौथे फ्लोर पे इसी 401 फ्लैट नंबर में मीना जॉर्ज रहती थी, जो बीती रात एनआईए ने उनको मुंबई के एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। इसके बाद एनआईए की टीम मीना जॉर्ज को लेकर उनके घर इसी फ्लैट में पहुंची और वहां पर उन्होंने पूरे घर की छानबीन की। और फिलहाल मीना जॉर्ज एनआईए के हिरासत में है और वहां पर मीना जॉर्ज की पूछताछ चल रही है। मीरा जॉर्ज की गिरफ्तारी के साथ ही एंटालिया एक्सप्लोसिव केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में सवालों का नया पिटारा खुल गया। क्या मीना जॉर्ज को सचिन वाजे की हर करतूत की जानकारी थी? क्या वाजे के सिंडिकेट का एक हिस्सा मीना जॉर्ज भी थी? वाजे और मीना जॉर्ज के बीच क्या रिश्ता था? सचिन वाजे के लिए मीना जॉर्ज क्या क्या काम करती थी? इस मिस्ट्री वुमेन और सचिन वाजे की पूरी क्राइम कुंडली खंगालने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर फील्ड में निकले। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की हवा उड़ी वैसे वैसे मीना जॉर्ज और सचिन वाजे के कनेक्शन की एक एक परत खुलती चली गई। सबसे पहले ये पता करना जरूरी था कि आखिर वाजे से जुड़ी ये महिला कौन है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक मीना जॉर्ज मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है। यह शादीशुदा है और इसके बच्चे भी है। मुंबई से सटे मीरा रोड के एक इमारत में मीना जॉर्ज किराए के मकान में रहती थी, जिसके मालिक के तौर पर किसी पीयूष गर्ग का नाम दर्ज है। तकरीबन पिछले 15 दिनों से मीना जॉर्ज अपने इस पते पर लापता थी, लिहाजा 7-11 कॉम्प्लेक्स के इस फ्लैट नंबर 401 में ताला लगा हुआ है। 15 दिन यानी तकरीबन वही तारीख जब सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया। 15 मार्च को सचिन वाजे के गिरबा तक कानून के हाथ पहुंचे और तभी से मीना जॉर्ज गायब थी। मीना जॉर्ज की गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए हर पहलू को खंगालेगी। क्या जिस फ्लैट में मीना जॉर्ज रहती थी उसके मालिक का संबंध भी सचिन वाजे से था? क्या मीना जॉर्ज को एंटालिया और मनसुख केस से जुड़ी कोई जानकारी मालूम थी? इन सवालों का जवाब एनआईए की चार्जशीट से मिलेगा, लेकिन एक बड़े सवाल की पड़ताल जरूरी थी। सचिन के लिए मीना जॉर्ज क्या क्या करती थी? सचिन के लिए मीना जॉर्ज क्या क्या करती थी? सचिन वाजे, जिसे कभी मुंबई पुलिस का तेज तर्रार अधिकारी कहा जाता था, उसके चेहरे पर आज करप्शन की कालिख पुत चुकी है। वसूली से लेकर मर्डर जैसे इल्जाम सचिन वाजे पर है। इसी वजह से न्यूज नेशन ने यह जानने की कोशिश की कि सचिन वाजे के रैकेट में मीना जॉर्ज का क्या रोल था। मीना जॉर्ज के बारे में बताया जा रहा है कि सचिन वाजे का हिसाब किताब यानी अकाउंट्स वो देखा करती थी। मुंबई पुलिस से जो जानकारी मीडिया के सामने आई है उसके मुताबिक सचिन वाजे अधिकतर बियर बार और पब में वसूली करता था, जो कि कैश में आती थी।
ये कैश करोड़ों में होता था, जिसका हिसाब किताब मीना जॉर्ज रखती थी। और कैश गिनने के लिए मीना जॉर्ज ने नोट गिनने की मशीनें भी खरीद रखी थी। अगर नोट गिनने के लिए मशीन की जरूरत पड़े तो समझना मुश्किल नहीं कि सचिन वाजे का वसूली रैकेट कितना बड़ा था। यहीं से पड़ताल का अगला क्लू मिला। अगर कोई इंसान नोट गिन रहा था तो उसे इस काली कमाई की गहराई का भी पता होगा। मीना जॉर्ज के किरदार को खंगाला गया तो यह भी बताया गया कि मीना जॉर्ज दरअसल सचिन वाजे को ब्लैक मनी को व्हाइट करने में भी मदद करती थी। सचिन वाजे मुंबई के तमाम बियर बार और पब द्वारा जो कैश की उगाही करता था, उसी कैश को मीना जॉर्ज फिक्टिशियस अकाउंट में डिपॉजिट करती थी और उसी फिक्टिशियस अकाउंट द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते थे और इसी तरह काले धन को सफेद में तब्दील किया जाता था। यानी मीना जॉर्ज न सिर्फ हिसाब किताब रखती थी, बल्कि वाजे के पैसे को पर्दे के पीछे ठिकाने भी लगाती थी। मीना जॉर्ज की मिस्ट्री के कुछ पन्ने सामने आ चुके हैं। बाकी बचा सच एनआईए सामने ले आएगी और फिर पता चलेगा सचिन वाजे और मीना जॉर्ज मिलकर कौन कौन से गोरख धंधे चला रहे थे। टीम न्यूज़ नेशन। तो सचिन वाजे की इस मिस्ट्री गर्ल का क्या कुछ कनेक्शन था और किस तरह से इनके तार जो हैं, इनका सिंडिकेट जो है, क्या अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है? आइए आपको ये भी समझाते हैं। 25 फरवरी मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी कार। 27 फरवरी टेलीग्राम ऐप से अंबानी परिवार के लिए धमकी भरा मैसेज। 15 मार्च सचिन वाजे की गिरफ्तारी। 2 अप्रैल न्यूज़ नेशन की इन्वेस्टिगेशन, वाजे का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। यह है सचिन वाजे की वो क्राइम क्रोनोलॉजी जिससे हुआ खुलासा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें प्लांट करने वाले वाजे के साथ था अंडरवर्ल्ड का बाबा यानी सुभाष ठाकुर। मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो गैंगस्टर जिसे उसकी लंबी सफेद दाढ़ी के चलते मुंबई के डार्क अंडरवर्ल्ड में बाबा कहा जाता था। इस खुलासे का पहला क्लू मिलते ही एक के बाद एक सवालों की झड़ी खड़ी हो गई, जिसमें पहला बड़ा सवाल था, आखिर सचिन वाजे का अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन है? कैसे सचिन वाजे और सुभाष ठाकुर जैसे गैंगस्टर के बीच लिंक कायम हुई और एंटीलिया केस में किस तरह अंडरवर्ल्ड ने सचिन वाजे की मदद की? मुंबई में हुए इस हाई प्रोफाइल क्राइम की एक कड़ी जुड़ती है दिल्ली की तिहाड़ जेल से, जहां बंद है इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन अख्तर। एंटीलिया के बाहर जब सचिन वाजे ने जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो पार्क की थी तो उसके 2 दिन के अंदर ही टेलीग्राम ऐप के जरिए अंबानी परिवार के लिए एक धमकी जारी की गई। ये धमकी तहसीन अख्तर के इशारे पर ही भेजी गई थी और इस मामले की जांच अब एनआईए ने तेज कर दी है। तहसीन अख्तर और सचिन वाजे का कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, बल्कि इन दोनों के बीच की कड़ी थी कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद का खास रहा गैंगस्टर सुभाष ठाकुर, जो इन दिनों बनारस की जेल में कैद है। एनआईए सूत्र बताते हैं कि सचिन वाजे ने एक बिचौलिए की मदद से सुभाष सिंह ठाकुर को संपर्क किया और उसे आतंकी संगठन जैश-उल हिंद के नाम से एक धमकी भरा मैसेज तैयार करने का काम दिया। न्यूज़ नेशन की तफ्तीश से ये साफ हो गया था कि सुभाष ठाकुर ने ही तिहाड़ में अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए तहसीन को साधा और फिर तहसीन के इशारों पर निकला टेलीग्राम से धमकी वाला मैसेज। लेकिन क्या यही वाजे जैसे शातिर का गेम खत्म हो जाता है? जो काम वाजे मुंबई में किसी छुटभैये बदमाश से करा सकता था, उसके लिए वाजे ने सुभाष ठाकुर जैसे गैंगस्टर और तिहाड़ को ही क्यों चुना? इस सवाल का जवाब तलाशने निकले न्यूज़ नेशन रिपोर्टर पंकज मिश्रा और जो सच सामने आया उसने साफ कर दिया कि वाकई सचिन वाजे कोई आम पुलिस वाला नहीं, बल्कि क्रिमिनल साइकोलॉजी वाला शख्स था। दरअसल सचिन वाजे चाहता था कि धमकी भरा मैसेज जब ट्रेस किया जाए तो उसका ओरिजिन संयुक्त अरब अमीरात में मिले। इसी वजह से उसने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को चुना ताकि ये केस किसी आतंकी वारदात जैसा लगे। खास बात यह है कि मैसेज भेजने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल तीनों शख्स अलग अलग लोकेशन पर थे। वाजे मुंबई में था, सुभाष ठाकुर वाराणसी में और तहसीन अख्तर दिल्ली की तिहाड़ जेल में। सचिन वाजे ने बिसात बहुत ही शातिराना तरीके से बिठाई थी। सुभाष ठाकुर को चुनने के पीछे वजह थी, अगर आतंकवाद का एंगल एस्टेब्लिश ना हो पाए तो इसे अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया जाए, क्योंकि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आज भी सुभाष ठाकुर एक बड़ा नाम है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सुभाष ठाकुर की एंट्री सामान्य थी, लेकिन फिर उसने पकड़ा दाऊद इब्राहिम का हाथ और उस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया जिसने पूरी मुंबई को हिला दिया था, यानी जेजे हॉस्पिटल शूटिंग कांड। 26 जुलाई 1992 ये वो तारीख थी जब सीधे दाऊद के सीने पर चोट की गई थी। अरुण गौली के गुर्गों ने दाऊद के बहनोई और हसीना पार्कर के पति इस्माइल पार्कर को गोलियों से
भून दिया था। दाऊद बदले की आग में जल रहा था और तब सुभाष सिंह ठाकुर ने एक हिट टीम बनाई और मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती गौली के शूटर शैलेश को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस गोलीबारी में शैलेश समेत 2 पुलिस वालों की भी मौत हो गई थी। ये पहला मौका था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया था। सुभाष ठाकुर और दाऊद का साथ लंबा चला, लेकिन जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद का हाथ सामने आया तो सुभाष ठाकुर ने उससे नाता तोड़ लिया। लेकिन माना जाता है कि आज भी सुभाष ठाकुर की धमक कम नहीं हुई है। सुभाष ठाकुर के पूर्वांचल के बाहुबलियों से आज भी रिश्ते हैं। यही वजह है कि वाजे को सुभाष ठाकुर का लिंक मिला, जो तिहाड़ तक आगे बढ़ा। लेकिन वाजे की किस्मत दगा दे गई और अब वाजे के क्राइम का एक एक पन्ना खुलकर सामने आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। बचपन से बड़े बूढ़ों ने समझाया था कि भगवान से डरो। आज भगवान का यह डर उस वक्त सामने आ गया जब बेंगलुरु में 2 मुस्लिम लड़कों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल ये 3 दोस्त थे जो मजहबी कट्टरपंथ के चलते मंदिरों में गंदी करतूतें करते थे। ये भीड़ की आड़ में मंदिर में घुस जाते और फिर दान पेटी में आपत्तिजनक चीजें डाल देते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों के अंदर भगवान का डर समा गया। नमाज पढ़ने वाले ये मुसलमान लड़के भगवान के नाम से थर-थर कांपने लगे। कैसे इन नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया, क्यों इन्होंने मंदिरों को अपनी गंदी हरकतों का निशाना बनाया और कैसे डर के चलते ये सरेंडर करने को मजबूर हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसी करतूत जिसकी कोई हिंदू कल्पना भी ना कर सके, ऐसा पाप जिस पर हर इंसान शर्मसार हो जाए, ऐसा गुनाह जिसके लिए हर सजा कम है। मंगलुरु के भगवान कोरा गजा के इस मंदिर में 3 मुस्लिम लड़कों ने ऐसे पाप को अंजाम दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये है तौफीक, ये रफीक है और तीसरा था नवाज, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इन तीनों ने मंदिर में ऐसी गंदी करतूतों को अंजाम दिया जिन्हें महापाप के सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता। और इन तीनों के पाप का अंत हुआ भगवान कोरागजा के धाम पर। इस महापाप की कहानी शुरू होती है कर्नाटक के मंगलुरु शहर के मंदिरों से। दरअसल ये तौफीक, रहीम और नवाज हिंदू बनकर मंदिरों के अंदर घुस जाते, साथ में वो पैकेटों में आपत्तिजनक चीजें छिपा कर लाते और फिर नजरों से छिपाकर ये आपत्तिजनक चीजें मंदिरों की दान पेटी में डाल दिया करते। मंगलुरु पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने कम से कम 4 मंदिरों में ऐसी गंदी हरकतों को अंजाम दिया था। तौफीक, रहीम और नवाज का यह गुनाह अजीम बदस्तूर जारी रहता अगर एक दिन नवाज की तबीयत खराब नहीं होती। कुछ ही दिन पहले तौफीक और नवाब दोनों की तबीयत खराब हुई। तौफीक तो ठीक हो गया, लेकिन नवाज को खून की उल्टियां होती रही और उसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले नवाज ने कहा था कि उसे भगवान कोरागजा का श्राप लगा है, वो मंदिर जहां इन्होंने आखिरी बार आपत्तिजनक चीजें दान पेटी में डाली थी। नवाज की मौत से तौफीक और रहीम के पसीने छूट गए और भगवान के डर से दोनों मुस्लिम युवक पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंच गए। पुलिस जांच कर इस महापाप की वजह पता लगाने का दम भर रही है, लेकिन पहली नजर में यह मजहबी कट्टरपंथ से पैदा हुआ जहर नजर आता है। वो जहर जिसके चलते इस्लामिक स्टेट ने हजारों बेगुनाह यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया। वो जहर जिसके चलते आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भून दिया। वो अजाब जिसके चलते बांग्लादेश में बेगुनाह सड़कों पर मारे गए। शायद कुछ ऐसा ही उन्माद तौफीक, रहीम और नवाज के दिमाग में भी नासूर बनकर भरा गया था और इसी के चलते इन तीनों ने मंदिर जैसे पवित्र धाम में आपत्तिजनक चीजें या यूं कहें गंदी करतूतों को अंजाम दिया। बेंगलुरु से यासर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आपने अब तक कोरोना वायरस का म्यूटेशन देखा, आपने अब तक ब्राजील और यूके के स्ट्रेन देखे, लेकिन अब कोरोना ज्यादा खतरनाक हो गया है। RT-PCR टेस्ट में मरीज नेगेटिव आता है, लेकिन असल में वो कोरोना का शिकार हो जाता है। इस अदृश्य या ना दिखने वाले कोरोना से कैसे राजस्थान में मचा है कोहराम, देखिए, समझिए, सतर्क रहिए। कोरोना का नया डेंजर अलर्ट, न दिखेगा न पता चलेगा, कोरोना सीधा अटैक करेगा। यही है कोरोना का वो खतरा जिसने राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया है। वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने पहले ही गहलोत सरकार के होश उड़ा रखे थे और अब डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है अदृश्य कोरोना। कोरोना के इस वेरिएंट को अदृश्य कहने के पीछे वजह है इस नए कोरोना के वो फीचर्स जो RT-PCR टेस्ट भी नहीं पकड़ पा रहा। राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां मरीज एसिम्प्टोमेटिक मिले, यानी उन्हें ऊपरी तौर पर कोरोना के लक्षण नहीं थे।
आरटीपीसीआर टेस्ट कराया तो रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, लेकिन जब दिक्कत बढ़ी तो सीटी स्कैन कराया गया। फेफड़ों में वही इंफेक्शन निकला जिसे कोरोना कहा जाता है। ज़्यादातर केस में आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव भी आ रहा है। तो जब नेगेटिव आता है तब हमने इसको देखा कि इसके डायग्नोसिस करने के लिए हमने दूसरे बायोमार्कर्स और उसका सीटी स्कैन भी कराया। तब पता लगा कि इसके लंग में इन्वॉल्वमेंट हो गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस में म्यूटेशन के चलते आरटीपीसीआर टेस्ट का फेल होना मुमकिन हो सकता है। ये आम लोगों या मरीजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे हालात में मरीज को कोरोना का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका सीटी स्कैन ना हो जाए। मुमकिन है आरटीपीसीआर में नेगेटिव आने के बाद कोई सीटी स्कैन ना कराए और मरीज के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता चला जाए। बहुत मुमकिन है जब तक सीटी स्कैन किया जाए तब तक कोरोना का इन्फेक्शन जानलेवा स्टेज में पहुंच चुका हो। राजस्थान से पहले पंजाब और दिल्ली से भी ऐसे मामले सामने आए थे जहां जीनोम टेस्टिंग के बाद ही कोरोना का पता चला। यानी कोरोना हर रोज नई शक्ल ले रहा है, हर पल नया खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे खतरे में सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सावधानी ही नए कोरोना के खिलाफ ढाल बन सकती है। जयपुर से वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी और लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। और मुंबई में कोरोना का विस्फोट हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे में 8,832 केस आए हैं। आपसे कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे भी आपको बता दें महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। एक दिन में 60 लोगों की मौत हुई है नागपुर के अंदर। तो जरा सोचिए क्या स्थिति है। नागपुर में एक दिन में 60 लोगों की मौत हो जाती है और मुंबई में, सिर्फ मुंबई में 8,832 केस, यानी एक बार फिर से एपिसेंटर बनता हुआ मुंबई महाराष्ट्र कोरोना का। और अब इसी मुद्दे पर होगी हमारी देश की बहस। सबसे कुछ ही देर में देखना ना भूलें दीपक चौरसिया के साथ।